हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में जो हमारा सफ़र चल रहा है यूजीसी नेट जेआरएफ का, हम कुछ कदम तक आगे बढ़ पाए हैं। तो आज के इस नई वीडियो में एक नए यूनिट के साथ मैं हाजिर हूँ। यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2025 सीरीज में आज मैं चर्चा करने वाली हूँ पेपर 1 जो हमारा जनरल पेपर है। आज हम चर्चा करेंगे यूनिट 3 की, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, अध्ययन बोध। यह भी एक आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि हर यूनिट से आपके 10 नंबर के प्रश्न टच करेंगे, यानी 5 प्रश्न इससे भी आएंगे। तो इसे आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि हर यूनिट से अगर आप सही पकड़ अपनी मजबूत रख पाएंगे तभी आपकी जो सक्सेस होगी आपके सामने होगी। तो बच्चों, ये बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, कोई भी यूनिट आपको छोड़ना नहीं है। मैंने पहले भी हिंट किया है कि कोई भी परेशानी हो आप हमें बताइए, लेकिन हर यूनिट को एकदम बराबर का महत्व देना है और उसकी तैयारी जैसे संभव हो वैसे करिए। किसी किसी बच्चों का कोई स्पेशल यूनिट होता है, कोई पसंदीदा यूनिट होता है, और कोई समझ में नहीं आती। तो जो समझ में नहीं आती उसको 4 बार 5 बार दोहरा के उसे सीखना है, ठीक है, लेकिन छोड़ना नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये यूनिट आपका रीडिंग कम्प्रिहेंशन का। इसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगी। ये आपको देख के या आपने पहले भी अगर इसको पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि इसमें अनसीन पैसेज आता है। नहीं, अनसीन पैसेज आपने 7, 8, 9, 10 में भी किया होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा लेवल हाई रहता है। इस यूनिट में जो जांच करता है वह यह जांचता है कि उसकी मेंटल एबिलिटी क्या है, नहीं उसका जो अध्ययन बोध है, यानी वह जो पढ़ रहा है वह क्या मतलब लगा सकता है, सही अनुमान लगा सकता है कि एक तरह से मेंटल स्किल की यहाँ पर जांच होती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अगर आप कुछ फैक्ट्स को समझ जाए तो यह भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अनसीन पैसेज में आपको तरीका मालूम होगा कि एक पैसेज दिया रहता है, उसको ध्यान से पढ़ना है, उसको मार्क करते हुए 1 बार 2 बार जितनी बार में समझ आए पढ़ के उस तथ्य को समझना है, किस टॉपिक वो पैसेज दिया हुआ है। उसके बाद उससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं उसको आपको सॉल्व करना होता है। तो मैंने अभी तुरंत बताया कि आपका जो 7, 8, 9, 10, 11, 12 का जो रूप था अनसीन पैसेज का, उससे ये थोड़ा एडवांस होता है। नहीं, तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसकी चर्चा मैं करने वाली हूँ। अगर उसका आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका यह यूनिट भी बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। डिवाइस योर ओन स्ट्रेटेजी फॉर रीडिंग कम्प्रिहेंशन, यानी अपनी स्वयं की रणनीति तैयार करना कि कैसे यह रीडिंग कम्प्रिहेंशन हमें मतलब सही रूप से हम उसे तैयार कर पाएंगे। सबका अपना अपना मतलब पढ़ने का तरीका होता है और समझने का भी तरीका होता है। आपको लेकिन लास्टली उसको समझना है, तो आप कौन सा तरीका अपनाते हैं या कौन सा आपके लिए कंफर्टेबल होता है, आपको उसकी रणनीति तैयार करनी है कि मुझे उसे कैसे समझना है। जब मैं पढ़ता हूँ तो वो चीज़ मुझे कैसे समझ में आती है, प्रश्न को कैसे हम तुरंत सटीक तरीके से बना पाते हैं। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट फॉर रीडिंग पैराग्राफ, यानी इसमें अब ये क्या मैनेजमेंट हुआ भाई, रीडिंग पैराग्राफ, यानी कि आप जो पैराग्राफ पढ़ते हैं, जो अनसीन पैसेज दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया हुआ है, आप उसे कितनी मिनट में अच्छे से पढ़ पाते हैं। और सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको समझना, वो जो टॉपिक है वह क्या कह रहा है, उसके मुख्य तथ्य क्या है, क्योंकि उसी से रिलेटेड हमारा क्या होगा, प्रश्न होगा। तो यहाँ पर आप कितने समय में, आप अपनी प्रैक्टिस से आपको यह दिखाना होगा कितने कम से कम समय में आप अपने उस पैसेज को पढ़ ले और उसे अच्छे से आत्मसात कर ले, एकदम से समझ ले उसको, और उससे कोई भी संबंधित प्रश्न होगा तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट करना है। तीसरा है डू रिवाइज रेगुलरली, नियमित अभ्यास। बिना इस कम्प्रिहेंशन, इस यूनिट में जो हमारा अनसीन पैसेज का जो
अध्ययन बोध वाला प्रश्न आता है, इसकी जो अगर नियमित अभ्यास ना हो तो वह हमारी समझ से परे हो जाएगी। क्योंकि एक दो अगर पैसेज का आप प्रैक्टिस कर लेते हैं और आप समझते हैं कि हमने जंग जीत ली, तो इतना आसान नहीं है बेटा, ये उतना आसान नहीं है। आपको नियमित अभ्यास करना होगा। जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या फिर आपको यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारे ऐसे अनसीन पैसेज आपको उपलब्ध हो जाएंगे, इससे संबंधित आप उसे निकाल कर एक दो लेकर, कम से कम 2 आप पैसेज को लेकर आप उसको पढ़िए और फिर जो प्रश्न दिए रहते हैं उसका आंसर करने की कोशिश करिए। तब धीरे धीरे आपको पकड़ मजबूत होगी कि आप कितने देर में कितनी जल्दी उन पैसेज को समझते हैं और कैसे सटीक आंसर करते हैं। इन तीनों बातों का एकदम आप ध्यान से रखिएगा, ठीक है। आगे ये जो पठन बोध प्रश्नों को हल करने के तरीके, ये सिंपल चीज़ें हैं, वैसे आपको पता भी होगी, फिर भी मुझे लगा कि एक बार मैं आपको इसका रिवीजन बता दूं, यानी आपको बता दूं ये क्या है। ये नॉर्मली आप यूज़ करते भी होंगे, लेकिन एज ए एडवाइज़र मुझे लगा कि ये मैं फिर से आपको बता दूं। तो इनके इस प्रश्नों को हल करने के लिए 2 तरीका बहुत फेमस है। एक PQ यानी पहले पैराग्राफ और बाद में क्वेश्चन, और एक QP यानी पहले क्वेश्चन और फिर पैराग्राफ, ठीक है, जिसे PQ प्रोसेस और QP प्रोसेस कहते हैं। पहले पैराग्राफ और बाद में प्रश्न को पढ़ने के लिए क्या होता है कि पहले हमें पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना होता है और फिर क्वेश्चन को हल करना पड़ता है उसको समझकर। और इसमें पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को दिमाग में सेट कर लेते हैं कि यह क्या क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें पैसेज में कहाँ प्राप्त होगा। तो यह तरीका बहुत फेमस भी है। आगे देखिए, पहले प्रोसेस में आप उन बिंदुओं को लिख सकते हैं या चिन्हित कर सकते हैं जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, जैसे गद्यांश अनुच्छेद पैराग्राफ का विषय, यानी क्या विषय है, नहीं गद्यांश का पैराग्राफ का विषय क्या है ये आपको लिखना है। अब गद्यांश का मुख्य विचार क्या है, यानी जो पैसेज दिया हुआ है वह कौन सी बातें कह रहा है, नहीं कौन से संदर्भित बातें कह रहा है। तीसरा है गद्यांश का संदेश या जानकारी, उस गद्यांश से हमें क्या संदेश या क्या मैसेज प्राप्त हो रहा है और कौन सी एक जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, इसको ध्यान में रखते हुए। यह तरीका उन लोगों के लिए अच्छा है जो तेजी से पढ़ते हैं, यानी पहले क्या कहते हैं पैराग्राफ और फिर क्वेश्चन का यह जो प्रोसेस है, यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो तेजी से पढ़ पाते हैं। इसकी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पैराग्राफ को बार बार पढ़ना ताकि प्रश्न के जवाब देने में क्लियरिटी हो जाए। ये इस प्रोसेस को अगर आप अपनाते हैं, आपको पैराग्राफ को कम से कम समय लेते हुए बार बार पढ़ना चाहिए, जब तक आपको पूरी तरह से आत्मसात नहीं हो जाए। लेकिन यहाँ पर वही टाइम मैनेजमेंट, ये नहीं कि आप उसी में पढ़ने में आप बहुत सारा समय लगा रहे हैं। इसी का अभ्यास करते हुए टाइम को क्या करना है, शॉर्ट करना है, ठीक है बेटा। आगे यह आप पर डिपेंड करता है कि आप विषय वस्तु को पूर्णतः कैसे समझते हैं, क्योंकि सबका पढ़ने का अपना अपना तरीका है, समझ भी सबकी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे समझते हैं, वो पैराग्राफ की जो विषय वस्तु है वह पूर्ण रूप से आपको कैसे समझ में आ रही है, ठीक है। दूसरी विधि जो हमारा QP है, QP प्रोसेस, उसमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन के प्रश्नों को हल करने की सबसे लोकप्रिय और अनुशंसित विधि है, ठीक है। एकदम डिप्रेसिबल जिसको कहते हैं वो विधि है। मैंने यहाँ पर छोड़ा था इंग्लिश लिखने के लिए, लेकिन मैं भूल गई। इसमें गद्यांशों के बाद दिए गए प्रश्नों को उनके विकल्पों के साथ पढ़ना है, यानी कि यहाँ पर इस प्रोसेस में आपको क्या ध्यान देना है, इसमें गद्यांशों के बाद दिए गए प्रश्नों को उनके विकल्पों के साथ पढ़ना है। प्रश्नों को पढ़ने के बाद गद्यांश को पढ़े और सीधे उत्तर खोजने का प्रयास करें। नहीं, यहाँ पर अगर प्रश्न आपके दिमाग में सेट है तो जब आप गद्यांश पढ़ते हैं तो आपका उसका जो आंसर है अपने आप क्लियर होते चला जाता है।
ठीक है, क्योंकि प्रश्न आपको ध्यान में रहता है, आप प्रश्न को माइंड में सेट करते हैं, इस तरीका में ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब आप पैसेज को पढ़ते हैं तो जो प्रश्न आपके दिमाग में सेट है उसका आंसर आपके सामने होता है, तो आप फिर उसको हल आराम से कर लेते हैं। यदि आप प्रश्नों को याद रख सकते हैं और एक बार में समझ सकते हैं तो यह विधि बहुत कम समय लेती है। यानी कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन के प्रश्नों को सटीक रूप से कम समय में हल करने के लिए यह बहुत आसान तरीका है और बहुत यह पॉपुलर भी है। तो दोनों, आपको पैराग्राफ समझ के प्रश्न बनाना हो या पहले प्रश्न को सेट करके पैराग्राफ में पढ़ के उसका आंसर ढूंढना हो, दोनों में से जो सही लगे, जो आपको सटीक लगे, जो आपको आसान लगे, आप उसका चुनाव कर सकते हैं। लेकिन एकदम पूरे तत्परता के साथ, खुद की रणनीति तैयार करते हुए, समय मैनेजमेंट करते हुए और रेगुलर अभ्यास से आपका जो ये यूनिट है वह आपके पकड़ में होगा। ठीक है, एकदम ये मेरा वादा है। तो चलिए कुछ पैसेज को बताकर और कैसे उसका प्रश्न हल करना है, कैसे उसको समझना है, वह मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पैसेज मैं लेकर आई हूँ। यह पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये हिस्सा है। अब देखिए, ये पैसेज है, ठीक है। जैसे यथाशक्ति का आसानी से फ़ायदा उठाया जा सकता है। यथाशक्ति पूर्वाग्रह का एक कारण ध्यान की कमी है। बहुत से लोग जिसे हम हाँ जो कुछ भी कहते हैं, अनुमान अपनाते हैं, आदि आदि आदि। तो पहले आपको इस पैसेज को पढ़ना है, यानी कि आप तब तक पढ़िए जब तक आपको इसकी विषय वस्तु समझ में नहीं आ जाती। ठीक है, और अब मैं इसका प्रश्न लेकर आपको दिखाती हूँ। आपका जो प्रश्न आएगा अनसीन पैसेज का या जो भी रीडिंग कम्प्रीहेंशन का आएगा, तो आपको पैराग्राफ के साथ प्रश्न भी होगा। तो आप पहले पैराग्राफ पढ़ के आंसर करें या फिर क्वेश्चन को सेट करते हुए दिमाग में आंसर को ढूंढें, दोनों आपके लिए कारगर है। तो आपने ये देखा, आप इसको पढ़िए, आप इसको फिर अपने से बनाइएगा। ठीक है, तो अब चलिए हम अब प्रश्न की तरफ चले। देखिए, इससे संबंधित जो प्रश्न थे, तो आपको मैंने बताया है कि मेरे पास वो ब्लैक बोर्ड नहीं है, इसीलिए मुझे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होती है, लेकिन मैं समझाऊंगी एकदम आपको अच्छे तरीके से। अब उसी पैसेज का ये प्रश्न है, ठीक है। पहले पैसेज का 2 पैसेज मैं आपके लिए लेके आऊँगी। जैसे यथाशक्ति पूर्वाग्रह का एक कारण है। क्या कारण है? अगर आप पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके पास ऑप्शन भी दिए रहेंगे। आपको सटीक आंसर ढूंढना है, तो आंसर में आता है आपका ध्यान की कमी। कैसे, वो मैं आपको अभी पैसेज दिखाकर भी बताऊंगी। दूसरा प्रश्न है, टीवी रिमोट कंट्रोल स्विच करने की लागत है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मात्र अंगूठा दबाना। ठीक है, यहाँ पर मैं आंसर इसलिए लेकर आई हूँ ताकि आप समझ सके कि अब पैसेज से कैसे आंसर यहाँ पर सटीक तरीके से ढूंढा जा सके। अब देखिए तीसरा प्रश्न, आपका तीसरा प्रश्न यहाँ स्क्रीन पर है। टेलीविज़न के संबंध में कैरी ओवर प्रभाव का अर्थ है क्या है? यानी इसे देखना जारी रखे। ठीक है, आप ये देखिए, ये आंसर होगा। ऐसे भी आप जानते हैं कि कैरी ओवर का क्या मतलब होता है, इसे देखना जारी रखिए। ये आसान प्रश्न था। अब देखिए चौथा प्रश्न है, डिफ़ॉल्ट विकल्प तब शक्तिशाली हो जाते हैं जब लोग, कब होता है? तो पैसेज में आप पाइएगा डिफ़ॉल्ट सेटर्स उनका जब समर्थन करते हैं तब यह क्या होता है, शक्तिशाली हो जाते हैं। आप पैसेज में इस आंसर को देख सकते हैं। अब पांचवा प्रश्न है, यह परिच्छेद का विखंडन है क्या है? यानी कि आप देखिएगा स्टार्टिंग में ही यथाशक्ति पूर्वाग्रह का जो है विकल्प, ठीक है, विकल्प का विकल्प, यानी कि ये जो आपका आंसर है ये आपका सटीक आंसर है। अब ये तो मैं लेके आई थी कि चलो भाई ये हमको बताना है, बच्चों को समझाना है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब आप यही चीज़ मैं आपको पैसेज में लेकर जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि वह आंसर कैसे छिपा हुआ है। देखिए, अब फिर देखिए, आप पैसेज पे चले आइए। जैसे हमने पहला प्रश्न क्या देखा था, यथाशक्ति पूर्वाग्रह का एक कारण क्या है? ध्यान की कमी।
बेटा यहाँ पर ध्यान से आप देखिए, जब आप पढ़ेंगे पैसेज को, मैं पढ़ने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ये समझाने के लिए मैं लेके आई थी। देखिए ध्यान की कमी है ना, स्पष्ट रूप से आंसर दिया हुआ है बेटा। अब दूसरा प्रश्न जैसे था, टीवी रिमोट कंट्रोल स्विच करने की लागत क्या है। यहाँ पर आप पैसेज में देखिएगा कि ये जो इसकी जो लागत है अंगूठा दबाने के बराबर है। यहाँ पर आप देखिए, पढ़ते पढ़ते यहाँ पर पढ़ते चले जाइए। जानते हैं विशेष नेटवर्क शुरुआत, और यह एक अंगूठा दबाने के क्या है, बराबर है। यहाँ देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, हो गया ना, समझ में आ गया। दूसरा प्रश्न भी। अब कैरी ओवर तो आप जानते ही थे कि इसे देखना जारी रखें। यहाँ पर आप टिपिकल रूप से पढ़िएगा कि अगर आपको टेलीविज़न के संबंध में कैरी ओवर प्रभाव का अर्थ क्या होगा, यानी उसे देखना जारी रखें। ठीक है, उसे देखना क्या करना है, जारी रखना है। यहीं पर उसका आप देखिएगा, उसका आपको आसानी से मिल जाएगा कि उसको क्या करना है, जारी रखना है। समझ गए आप। चौथा प्रश्न था आपका कि डिफ़ॉल्ट विकल्प तब शक्तिशाली हो जाते हैं, कब शक्तिशाली हो जाते हैं। तो यहाँ आप नीचे आइए, जब क्या होता है, यहाँ पर जब उसका समर्थन किया जाता है। देखिए, जब डिफ़ॉल्ट सेंटर उसका समर्थन करते हैं। यहाँ पर चौथा आंसर आ गया। पांचवा जो प्रश्न था कि यह परिच्छेद का विखंडन है, क्या है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही देखिए, यथाशक्ति, यानी यथाशक्ति पूर्वाग्रह और विकल्प का विकल्प, यानी कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से यह बात समझ में आती है, समझदारी वाली बात है। तो ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि यह जो हमारा पैसेज होता है, बड़ा देखने में तो बड़ा आसान लगता है, चलो पढ़ के आंसर कर देंगे, लेकिन वहाँ वो बहुत ही ट्रिकी होता है। यहाँ पर आपके दिमाग की जांच होती है कि बच्चा कैसे पकड़ता है। अंतिम प्रश्न थोड़ा उलझाने वाला था, लेकिन आप याद रखिएगा। आप देखिए वहाँ पर आपके आंसर में दिया हुआ है यथाशक्ति पूर्वाग्रह का विकल्प। यहाँ पर यथाशक्ति यानी आ गया आराम से ये पर, तो यहीं पर आपको समझ में आपको आ जाना चाहिए। आपका पांचवा प्रश्न देखिए, ये जो यथाशक्ति का रूप में है, तो यहीं पर बेटा ये चीज़ खत्म हो गया। ठीक है, अब एक और मैं आपके लिए पैराग्राफ लेके आती हूँ। अब वो थोड़ा सा अलग डिफरेंट टाइप का पैराग्राफ है। ठीक है, उसमें से अब आप देखिए कि कैसे प्रश्न का आंसर किया जाता है। अब देखिए ये दूसरा पैसेज, अब ध्यान से देखिए, ये थोड़ा आंकड़े वाला है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपको सीधा सीधा ही प्रश्न आए, आपका सिर्फ अनुच्छेद दे दिया जाए और उससे संबंधित प्रश्न आए। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ट्रिक होता है। क्या होता है कि यहाँ पर जो आपका संख्यात्मक रूप दिया हुआ है, उसमें से बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो है आंसर इसी में, ये डाउट आप निकाल दीजिए कि बाहर से कुछ प्रश्न आंसर होगा, नहीं, आंसर इसी में है। बस आपको फोकस करना है सटीक तथ्य पे। ठीक है, तो पहले आप इस पैसेज को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ने के बाद जब आपको समझ में आ जाए, तब आप इसका प्रश्न देखेंगे। एकदम अच्छे से पहले पढ़िए, यानी यहीं से आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप पहले इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद इनके प्रश्नों को देखिएगा और कैसे आंसर हुआ यह निकालिएगा। इसको समझना है कि यह कह क्या रहा है। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पर पहले आपने पैराग्राफ को पढ़ा, अच्छे से समझा। अब इसके साथ प्रश्न से संबंधित बातें आप समझिए। जैसे देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न है, यह मानते हुए कि किसी देश ए के साथ भारत का व्यापार उसके कुल व्यापारिक व्यापार का 5% था, वह राशि क्या होगी। अब आप पैसेज पे अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि 10,135 उसका लागत है, डॉलर में है, यहाँ पर डॉलर में दिया हुआ है। तो किसी में दिया रहे उससे मतलब नहीं है, हमको संख्या प्राप्त करनी है। तो उसका 5% हमको निकालना है। यहाँ पर ये बात समझनी होगी कि पहले आपको क्या देखना है कि उसका कुल व्यापारिक लागत जो था उसका क्या है। नहीं, यानी कि यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, यानी व्यापारिक व्यापार का क्या कह रहा है, 5%। नहीं, यानी प्रश्न क्या है वो ध्यान देखिए, उसके कुल व्यापारिक व्यापार का
5% हमें चाहिए। तो पैसेज में हम देखेंगे उसका कुल व्यापारिक व्यापार कितना था, नहीं किसी देश के साथ, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए कुल व्यापार उसका कितना होगा हमारा, ये हमको देखना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर 1035 है ना, तो उसका 5% निकालेंगे, 5/100 गुने 1035, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5175। ये डॉलर में है तो डॉलर में दिख जाएगा। ये हमारा आंसर कहाँ आया, यह हमारा दूसरे नंबर पे आया। दैट्स क्लियर। यानी कि प्रश्न क्या पूछ रहा है और उसी में आंसर है। यहाँ पर हमको पहले क्या देखना था, कुल व्यापारिक व्यापार का, ठीक है बेटा। अब देखिए दूसरा प्रश्न है हमारा, चीन भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार रहा है। यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि कब कब भागीदार रहा है, यानी चीन और भारत ने जो व्यापार किया किस किस ईयर में किया, क्योंकि आपका यहाँ जो विकल्प दिया हुआ है वो आपका किस में दिया हुआ है, ईस्वी में दिया हुआ है। नहीं, तो आपको कहाँ फोकस करना है, ईस्वी पे फोकस करना है। तो चीन और भारत का व्यापारिक भागीदार कब कब रहा, तो हम इसमें देखते हैं कि हमारा 11-12 में रहा, ठीक है, उसके बाद 2020-21 में रहा, और फिर हमारा और ई में, ये मैं लिखने भूल गई थी, आप देख लीजिएगा आपके पैराग्राफ में कि चीन के साथ कब कब व्यापार हुआ है। यानी आपका 11-12 में हुआ है, फिर आपका 20-21 में हुआ है, और फिर 21-22 में जो घाटा हुआ, लेकिन व्यापार तो हुआ, भागीदार तो रहा, इसीलिए BDE आपका सटीक आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको देखना है प्रश्न क्या पूछ रहा है, नहीं कि चीन भारत का व्यापार का भागीदार किस किस ईयर में रहा, घाटा हो नुकसान हो इससे मतलब नहीं है, भागीदार कब कब रहा, ये फोकस करना था आपको। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि BDE यानी 2011-12 में, आपका 20-21 में, और फिर 21-22 में। ओके, अब देखिए तीसरा प्रश्न है, उन देशों की पहचान करें जो पिछले 5 वर्षों के दौरान किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार रहे हैं। तो आपको यहाँ बेटा क्या ध्यान देना है, प्रश्न को समझना है कि 5 वर्षों के दौरान, 5 वर्ष का यहाँ दिया हुआ है, किस किस दिए गए वित्तीय वर्ष में भारत के शीर्ष व्यापार भागीदार रहे, यानी ऊंचे स्तर तक में। तो यहाँ पर आप देखिएगा पैराग्राफ में, मैं आपको फिर से दिखाऊंगी कि किसमें किसके साथ रहा है, चीन के साथ और US के साथ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ उसका व्यापार शीर्ष पे रहा ही नहीं, है ही नहीं। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, A और C, यानी चीन और US के साथ। वो हमारा किस विकल्प में है, ये हमारा तीसरे विकल्प में है। क्लियर हो गया बेटा। चौथा प्रश्न देखिए, भारत के व्यापार भागीदार के रूप में चीन की बेहतर स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित वित्तीय वर्षों को व्यवस्थित करें। नहीं, क्या प्रश्न है हमारा कि भारत के व्यापार भागीदार, यानी जो भागीदार रहा है व्यापार में भारत में, चीन के बेहतर स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित वित्तीय वर्षों को व्यवस्थित करें। चीन के साथ उनका बेहतर भागीदार कब रहा, घाटा नहीं दिखाना है, क्या दिखाना है, बेहतर, शीर्ष भी नहीं दिखाना है, कब उन्होंने दोनों का व्यापार बेहतर चला। तो आप देखेंगे 1998-99 में तो चला ही, क्योंकि उसमें आप स्टार्टिंग में ही देखिएगा। उसके बाद हमारा 2000-2001 में चीन के साथ व्यापार बहुत बेहतर रहा, फिर 12-13 में भी उसके साथ हमारा व्यापार बहुत बेहतर रहा, और फिर 15-16 में भी हमारा व्यापार बहुत अच्छा रहा। तो यहाँ पर देखिए सेटर का दिमाग कितना तेज है, यहाँ पर चारों ऑप्शन में है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, सेट करना है, नहीं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। वही यहाँ पर आपको ध्यान देना है। आप तो जब पढ़िएगा आप सोचिएगा अरे सबके साथ यहाँ पर बेहतर हुआ है, 12-13 में भी, 2000-2001 में भी, 15-16 में भी, 98-99 में भी, तो ये प्रश्न क्यों पूछा गया। तो यहाँ पर आपके दिमाग को जांचने के लिए कि कब से स्टार्ट हुआ व्यापार और कब लास्ट में बेहतरी के रूप में चला, बच्चे में ये कैपेसिटी है कि नहीं, या वह पकड़ सकता है कि नहीं।
यहाँ पर आपको अरेंज करना है जब से व्यापार शुरू हुआ, जब से व्यापार उसका बेहतर रूप से चला। क्लियर हो गया बेटा? इसका आंसर इसीलिए क्या हो जाएगा, DBAC, यानी कि आपने मैंने जो ईयर सन दिया हुआ है उसको व्यवस्थित करना था यहाँ पर। क्लियर हो गया? अब देखिए 5वां प्रश्न कथन वाला है, इसलिए मैं ये स्पेशल रूप से ये लेकर आई आपके लिए ताकि अब हर स्थिति को समझ सके, कैच कर सके। यहाँ पर देखिए कथन एक क्या कह रहा है, 2021-22 में भारत का चीन के साथ व्यापार अधिशेष था, यानी चरम पे था, नहीं। और कथन 2 क्या कह रहा है कि 21-22 में भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष था। या तो ये गलत होगा, या तो ये सही होगा, या तो ये सही होगा, या तो ये गलत होगा। नहीं, क्योंकि एक ही ईयर में दोनों संभव नहीं है। यहाँ पर पहले ये चीज़ पकड़ना है, या तो चीन के साथ होगा या अमेरिका के साथ होगा। अब यहाँ फैक्ट ये पकड़ना है कि किसके साथ था। तो डेफिनेटली 21-22 में अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष था। तो यहाँ पर कथन एक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर आपको चेक करना है कि दोनों एक तो हो ही नहीं सकता, नहीं। तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि किसके साथ 21-22 में अधिशेष था। तो अमेरिका के साथ था, इसीलिए यहाँ पर कथन एक गलत है, चीन के साथ नहीं था। और कथन 2 सत्य है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, चौथा नंबर। ठीक है बेटा? क्लियर? तो यहाँ पर दोनों पैसेज के माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरह से आपका पैराग्राफ आएगा, अनसीन पैसेज आएगा और कैसे आपको उसको समझना है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपके बोध की, समझ की, जो आपके इस यूनिट का नाम भी है अध्ययन बोध, यानी आप टॉपिक को कितना समझ सकते हैं। नहीं तो आज का ये जो क्लास था यहीं समाप्त हुआ, और ये इस बात का ध्यान रखते हुए आपको रेगुलर इसका अभ्यास करना है रीडिंग कम्प्रीहेंशन का। कम से कम जब आप रीडिंग कम्प्रीहेंशन की तैयारी करेंगे तो आपको 2 पैसेज 3 पैसेज लेकर एक दिन में उसकी प्रैक्टिस करनी है, और आपको देखना है कि कहाँ तक आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी और आप आराम से प्रश्नों को हल कर लेंगे। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। आशा करती हूँ यह वीडियो आपके लिए सहायक हुआ होगा। आज हमारे यूनिट 3 का यह वीडियो आपके लिए कारगर सिद्ध हो। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज तक के लिए इतना ही। बाय।